Hello learners, this is your trainer and mentor Aishwarya Seth welcoming you all to India's first social and revolutionary educational platform of Learn to Lead tutorials UGC Online Mantra, where the whole India is learning complete courses of various competitive exams like UGC NET, CTET, PTET, NVS, KVS, ETT, NTT, BEd, MEd and much more 100% free of cost. Our mission here is to impart complete quality education regarding these competitive exams 100% free throughout India, especially to those students who wouldn't be able to afford or avail these exclusive or expensive coachings due to any kind of constraints. So don't worry, just subscribe this channel and get complete coachings of UGC NET, CTET, PTET, NVS, KVS 100% free of cost during this lockdown crisis. So aspirants, in UGC NET Paper 1 Preparational Series, the 9th unit of UGC Paper 1, that is People Development and Environment, is going on presently on this channel, in which today I will cover its next subtopic of climate change and its socio-economic and political dimensions. So this is the next subtopic which I am going to cover right now in this video, that is climate change and its socio-economic and political dimensions. It's very important topic from the perspective of UGC paper 1. So let's concentrate on the topic. So सबसे पहले we'll discuss what is the meaning of climate change, right? So climate change refers to significant changes in global temperature, precipitation, wind patterns and other measures of climate that occur over several decades or longer. सो क्लाइमेट क्या है जो बहुत लॉन्गर टाइम के लिए जो है किसी भी एरिया का पर्टिकुलरली हम कहते हैं कि लॉन्गर टाइम के लिए जो उसमें एनवायरनमेंट रहता है, दैट इज़ क्लाइमेट. सो अगर क्लाइमेट चेंज का जो इशू है आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, एनवायरमेंटल चेंज का या क्लाइमेट चेंज का जो इशू है, सो ये इशू कब अराइज होता है? व्हेन ग्लोबल टेम्परेचर या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाए या प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस होता है जिसमें इट्स लाइक रेन, स्लीट, स्टॉर्म, हेल विच फॉल्स ऑन द ग्राउंड और कंडेंसेस ऑन द ग्राउंड. कुछ भी ऐसा जो हमारे ग्राउंड पे गिरे, चाहे वो स्काई से गिरे, चाहे वो क्लाइमेट से गिरे, ठीक है जी, इन्वायरमेंट से कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी धरती पे आके गिरे और वहाँ पे कंडेंस हो जाए. सो दिस इज़ द प्रेसिपिटेशन साइंटिफिकली. एंड विंड पैटर्न्स जो भी आजकल जैसे बहुत ज़्यादा मॉनसून विंड्स हैं या और भी अलग अलग तरह की विंड्स होती हैं उसका, और या फिर जो है डिफरेंट मेजर्स ऑफ क्लाइमेट जो हैं, ये सारे फैक्टर्स जो हैं क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा देते हैं, क्लाइमेट चेंज करने में सबसे ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है जी. सो एविडेंस सजेस्ट मैनी ऑफ दीज एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंजेस आर कनेक्टेड टू राइजिंग लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर. और ये एक साइंटिफिकली जो सर्वे हुआ था उसमें ये पाया गया था कि जो क्लाइमेट चेंज है वो क्यों हो रहा है, ज़्यादातर ग्रीन हाउस गैसेस के इफ़ेक्ट से प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस के, ये दो मेन कारण हैं. इसके ऊपर जो है क्वेश्चन भी आया हुआ UGC पेपर 1 में, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जो ये क्लाइमेट चेंज है वो किन दो फैक्टर्स के कारण जो है या दो बेसिस उसके क्या हैं, दैट इज़ CO2 एमिशन प्लस ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस. तो ये उसका मेन जो है वो सोर्स है, राइट. सो क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन. अब अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है जी, तो उसको अडेप्ट करना भी एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है, क्योंकि क्लाइमेट तो चेंज होता रहेगा और हो भी रहा है, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग के वजह से हो रहा हो या किसी और फैक्टर्स की जैसे CO2 एमिशंस की वजह से हो रहा हो, किसी भी वजह से हो रहा हो. लेकिन क्लाइमेट चेंज होने से हमारी जो दिनचर्या है या हमारी जो रहने सहने का ढंग है या कोई भी हम हमारी हेल्थ के ऊपर हर एक इशू के ऊपर हर एक चीज़ के ऊपर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है. सो हमें उसको अडेप्ट करना है. सो इट रेफर्स टू द एडजस्टमेंट्स societies or ecosystems make to limit the negative effects of climate change or to take advantage of opportunities provided by a changing climate. अब climate तो change होगा, अब उसको हमने एक threat की तरह लेना है या as a opportunity की तरह उसको जो है वो लेना है, that depends upon us. So adaptation can range from farmers planting more drought resistant crops. अगर
अबे सपोज़ अब फार्मर्स हैं, उनको पता है कि यहाँ पे जहाँ पे हमने फार्मिंग करनी है यहाँ पे सूखा पड़ने के बहुत ज़्यादा आसार हैं, तो वो किस तरह की क्रॉप्स उगाएंगे जो ड्रॉट रेजिस्टेंट हो। ठीक है जी। तो कोस्टल कम्युनिटीज़ इवेल्युएटिंग हाउ बेस्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम सी लेवल। सो दिस इज़ कॉल्ड कि हम किस तरह से इन्वायरमेंट जो क्लाइमेट चेंज है उसको एक थ्रेट की तरह ले रहे हैं। ठीक है जी। उससे डर जाते हैं या फिर उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले रहे हैं और पहले ही ऐसे मेजर्स जो हैं वो लगा देते हैं कि क्लाइमेट चेंज से हमारे ऊपर जो है इतना नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो ना पड़े। सो कॉजेज़ क्या हैं क्लाइमेट चेंज के। सो ह्यूमंस आर इंक्रीजिंगली इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट एंड अर्थ्स टेम्परेचर बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, कटिंग डाउन रेन फॉरेस्ट एंड फार्मिंग लाइफ स्टॉक, ये सारे कॉजेज़ हैं। सो दिस एड्स enormous amounts of greenhouse gases to those naturally occurring in the atmosphere, increasing the greenhouse effects and global warming। हमारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ जो हैं, जो हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फॉसिल जो डिफरेंट जो है काइंड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, कटिंग डाउन ऑफ द फॉरेस्ट्स कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी जो है हार्मफुल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो क्लाइमेट के ऊपर पड़ता है और उससे जो है क्लाइमेट चेंज होता है और उससे जो है CO2 एमिशंस और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो आता है और उससे क्लाइमेट जो है वो चेंज होता है। सो ग्रीन हाउस गैसेज क्या हैं ये डिटेल में देखिएगा। सम गैसेज इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एक्ट्स एज a bit like the glass in the greenhouse, trapping the sun's heat and stopping it from leaking back to its space. So many of these gases occur naturally, but human activity is increasing the concentrations of some of them in the atmosphere. तो क्या है कि ग्रीन हाउस में ऐसी ऐसी जो है वो गैसेस हो जाती हैं, इवन कि उनकी मात्रा भी जो है वो एनवायरनमेंट में बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल मीथेन है, ईथेन है, CO2 है, नाइट्रोजन है, इस तरह की जो गैसेस हैं वो बहुत ज़्यादा जो है एनवायरनमेंट में स्प्रेड हो जाती हैं। सो पर्टिकुलरली क्या है इसमें, क्या क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन कौन सी गैसेस आ रही हैं, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड फ्लोरिनेटेड गैसेस। तो इस तरह से ग्रीन हाउस इफेक्ट इन गैसेस के थ्रू बनता है। एंड CO2 इज़ द ग्रीन हाउस गैस मोस्ट कॉमनली प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर 64% ऑफ द मैन मेड ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का जो कंसेप्ट है ये बहुत ज़्यादा आजकल इशू बना हुआ है कि हम क्या हैं इतनी हीट क्रिएट कर देते हैं व्हीकल्स के थ्रू। ठीक है जी। किसी और जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, सब टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, धरती का एटमॉस्फेयर जो है वो हीट जनरेट ज़्यादा कर रहा है। हीट से जो है वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग से जो है वो CO2 एमिशंस और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो लेके आ रही है। सो इट्स कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर इज करंटली 40% हायर देन इट वाज बिफोर। सो अदर ग्रीन हाउस गैसेज आर एमिटेड इन स्मॉलर क्वांटिटीज बट दे ट्रैप हीट far more effectively than CO2 and in some cases are thousands of times stronger. Methane is responsible for 17% of man-made global warming. नाइट्रस ऑक्साइड्स फॉर 6%। तो सब गैसेस की अपनी अपनी एक परसेंटेज दी हुई है। जो CO2 है 64% जो है वो ग्लोबल वार्मिंग लेके आती है, 17% जो है वो मीथेन रिस्पॉन्सिबल है और नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो 6% जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो सब मिलके जो है हमारी ग्लोबल वार्मिंग को और जो हम पढ़ रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को जनरेट करती हैं। सो कॉजेज़ फॉर राइजिंग एमिशंस, क्या क्या कॉजेज़ हैं, ये जो एमिशंस हो रही हैं डिफरेंट तरह के जो है वो पोल्यूशंस बढ़ रहे हैं, उनके क्या रीजंस हैं। रीजंस आप देख लीजिए, बर्निंग कोल, ऑयल, गैस प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड्स। कटिंग डाउन ट्रीज, जिसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ट्रीज हेल्प टू रेगुलेट द क्लाइमेट बाय अब्जॉर्बिंग CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ये तो पक्का आपको पता है, सबको पता होता है कि जो ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, वो ऑक्सीजन जो है वो देते हैं एनवायरनमेंट को और CO2 को जो है वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है जी। सो बट अब डिफॉरेस्टेशन से ट्रीज़ कम हो रहे हैं, प्लांट्स कम हो रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, CO2 का जो लेवल है वो हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है बिकॉज उनको अब्जॉर्ब करने वाले जो ट्रीज़ हैं वो कट डाउन हो रहे हैं। सो व्हेन दे आर कट डाउन द बेनिफिशियल इफेक्ट इज लॉस्ट एंड कार्बन स्टोर्ड in the trees is released into the atmosphere, adding to the greenhouse effect. So increasing livestock farming, cows and sheep produce large amount of methane when they digest their food. Fertilizers containing nitrogen produce nitrous oxides emissions. Fluorinated gases produce a very strong warming effect up to 23,000 times greater than CO2. So it's very dangerous. So ये सब चीज़ें जो हैं, these are the causes for rising emissions.
सो ग्लोबल वार्मिंग हम पढ़ेंगे. ग्लोबल वार्मिंग क्या है? दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी मेन रीज़न फॉर क्लाइमेट चेंज. The current global average temperature is 0.85 degrees Celsius higher than it was the late in 19th centuries. So each of the past 3 decades have been warmer than any preceding decade since records began in 1850. हर decade में, हर 10 साल के बाद जो है वो धरती में हीट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है. धरती it's getting more warmer and warmer, so it leads to green that is a global warming. The world's leading climate scientists think about human activities are almost certainly the main cause of वार्मिंग ऑब्जर्व्ड सिंस द मिडल ऑफ 20th सेंचुरी. तो अब क्या है, साइंटिस्ट ने ये अध्ययन किया है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ओवरऑल जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट इज़ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ से जो है वो ज़्यादातर जो है जनरेट हो रही है. इट एन इंक्रीज ऑफ 2 degrees Celsius compared to the temperature in the pre-industrial times is seen by scientists as the threshold beyond which there is a much higher risk that dangerous and possibly catastrophic changes in the global environment will occur. For this reason, the international community has recognized the need to keep warming below 2 degrees Celsius. कहने का मतलब है कि पूरे ग्लोबलाइज सिनेरियो में सबने मिलकर ये एक निश्चय किया है, एक प्लानिंग की है. अगर किसी भी कंट्री का जो इन्वायरमेंट है या जो हीट है वो 2 डिग्री सेल्सियस से बिलो रहेगी तो ग्लोबल वार्मिंग जो है कंट्रोल में रहेगी. जिस एरिया में या जिस कंट्री में अगर इससे ज़्यादा हो गई तो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गई तो वो जो है जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देगी और उससे जो है ग्लेशियर्स पिघलेंगे और सारा का सारा जो हमारा लाइफ साइकिल है डिस्टर्ब हो जाएगा. सो दिस इज़ मेन इश्यूज़. और ये क्वेश्चन यूजीसी में भी आया हुआ है कि किस लेवल तक जो है वो जो आपके ग्लोबल वार्मिंग है वो मिनिमम जो है किस लेवल तक का सेल्सियस होना चाहिए, दैट इज़ 2 डिग्री सेल्सियस. उससे बढ़ेगा तो जो है वो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बहुत वास्ट हो जाएगी. सो नेक्स्ट, अब हमने 3 डायमेंशंस पढ़नी थी क्लाइमेट चेंज की. सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज एज वेल एज द पॉलिटिकल डायमेंशंस ऑफ द क्लाइमेट चेंज. सो सबसे पहले पढ़ते हैं सोशल डायमेंशंस ऑफ द क्लाइमेट चेंज कि क्लाइमेट चेंज का जो है वो सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है. क्लाइमेट चेंज इज़ अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. आपको पहले बताया लॉन्ग टर्म है. यू नो वी हैव ट्रमेंडस अर्जेंसी. वी लिव इन दिस ट्रमेंडस शार और सैड बैड न्यूज़. इट्स अ tidal wave. And where do we get the long term sensibility of sustaining ourselves, sustaining our vision and our hope? This is long term sustained change. It's a civilization change, it's cultural change, and this is very different from political change or economic change and social change. कहने का मतलब है कि सोसाइटी के ऊपर, क्योंकि ये सोशल डायमेंशंस पढ़ रहे हैं हम क्लाइमेट चेंज के, तो सोसाइटी के ऊपर जितना भी इम्पैक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का उसको हम डिस्कस कर रहे हैं. बिकॉज हमारी जो सोसाइटी है, as we are human beings, we are exploiting natural resources as well as man-made resources. Even in the natural resources we are exploiting renewable resources as well as non-renewable resources, and we are wasting our resources and minerals and other natural resources like anything. So अगर हम इस तरह से ही अपने environment को डिप्लीट करते रहे तो उसका हमारी सोसाइटी के ऊपर, इवन आने वाले जनरेशन्स के ऊपर बहुत बैड इफेक्ट पड़ेगा. और जो कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है या सस्टेनेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. अगर हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते रहे, इवन एक्सप्लॉयट करते रहे एनवायरनमेंट को, तो आगे जनरेशन्स के लिए इवन कोई पानी, कोई ऐसा नेचुरल रिसोर्स जो है वो कंटेमिनेट हो जाएगा, बचेगा ही नहीं. चाहे वो पानी है वो भी कंटेमिनेट हो जाएगा, एयर है वो बिल्कुल पॉल्यूटेड हो जाएगी. हमें हमारे आने वाले जनरेशन्स को ऑक्सीजन बैग रखने पड़ेंगे अपने साथ टेम्प्रेरी बेसिस पे कि जब भी ऑक्सीजन जो है डाइल्यूट हो जाए, पॉल्यूट हो जाए, ऑक्सीजन बैग लगा लो. इस तरह से, और नेचुरल रिसोर्सेज मिनरल्स हम ख़त्म करी जा रहे हैं. आने वाले जनरेशन्स को मिनरल्स भी नहीं मिलेंगे. गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर, जिंक, ब्रॉन्ज, ये कुछ भी इतनी मात्रा में हम डुप्लीकेसी करी जा रहे हैं, हम वेस्ट करी जा रहे हैं अपने रिसोर्सेज को. जनरेशन्स के लिए क्या बचेगा? ये सोसाइटल इम्पैक्ट डायमेंशन है ऑफ द क्लाइमेट चेंज. सो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उससे क्यों हो रहा है? हमारी ही अपनी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ से, हमारी ही ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो एनवायरनमेंट को चेंज कर रही है, क्लाइमेट चेंज कर रही है. सो दिस इज़ रेवोल्यूशनरी. सम पीपल हैव कॉल्ड इट्स अ न्यू deformation, even you see, but ecological conversation is mind and heart. It's consciousness and concise,
and that changes everything. So as we pick up this, no matter what our discipline is, what our work is, law, government, academia, economics, we all can work towards a common goal of ecological conversion. This is an इंटरजनरेशनल एफर्ट. इकोलॉजिकल कन्वर्जन का मतलब होता है जो हमारा इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है उसको हम इम्प्रूव करें और वो डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएं, हम उसको कंजर्व करके रखें, सेव करके रखें, ना कि हम अपनी इकोलॉजी को या जो लाइफ साइकिल है उसको डिस्टर्ब करें. अगर डिस्टर्ब करेंगे तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है हम पे और हमारे आने वाले जनरेशन्स के ऊपर पड़ेगा. सो दिस इज़ द सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट चलते हैं इकोनॉमिक डायमेंशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज. अब क्लाइमेट चेंज का जो है वो इकोनॉमिक या इकोनॉमिक्स के साथ क्या रिलेशन है. सो क्या इकोनॉमिक डायमेंशन है. What do scientific findings mean in human terms? An answer is given by economics, which can attract cost estimates to the current impacts and projections of future impacts of climate change. कहने का मतलब है जितनी कॉस्ट के ऊपर जो हम अब कॉस्ट लगा रहे हैं, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करने में या कोई भी ऐसे रिसोर्सेज को बनाने में, रिफ़ाइन करने में, आगे उसको प्रोसेस करने में. फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल है, हम निकाल रहे हैं धरती की सतह में से क्रूड ऑयल निकाल रहे हैं, उसको रिफ़ाइन कर रहे हैं, डीजल बना रहे हैं, पेट्रोल बना रहे हैं और भी बहुत कुछ बना रहे हैं. तो अभी जो है वो चल रहा है, लेकिन इकोनॉमिकली वो आगे कब तक चलेगा. जितनी हम कॉस्ट पे कर रहे हैं उससे आगे जब हम और एक्सप्लॉयट करेंगे रिसोर्सेज को अपने हिसाब से, हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उनको लेके आएंगे तो उस पर और ज़्यादा हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कॉस्ट खर्चनी पड़ेगी, जो कॉस्ट है वो उसकी आने वाली बेनिफिट से ज़्यादा हो जाएगी. सो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है यहाँ पे, CVP एनालिसिस है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है कि अभी जो है वो कॉस्ट कम है लेकिन बेनिफिट ज़्यादा है. लेकिन जिस तरह से हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हर चीज़ की शॉर्टेज हो रही है, नेचुरली शॉर्टेज हो रही है, तो आगे जाके नेचुरल रिसोर्सेज को लेने में, उनको रिफ़ाइन करने में, एक्सप्लॉइट करने में हमारी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू द बेनिफिट वी आर गोइंग टू रिसीव इन द फ्यूचर. सो दिस इज़ द मेन इशू. अ लॉट टर्न्स ऑन सीमिंगली टेक्निकल फैक्टर्स सच एज द रेट ऑफ डिस्काउंट यूज टू कैलकुलेट अ प्रेजेंट वैल्यू फॉर द फ्यूचर कॉस्ट. सो फ्यूचर कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक होने वाली है. डिपेंडिंग ऑन द डिस्काउंट रेट chosen, we can end up with massive differences in the size of present value of future cost and so radically different implications for climate policy. आपको क्योंकि क्लाइमेट जो है वो डिप्लीट हो रहा है, क्लाइमेट अच्छा नहीं जो हो रहा, जो है अच्छाई की तरफ नहीं जा रहा, डिप्लीशन की तरफ जा रहा है. जो है क्लाइमेट नेगेटिव हो रहा है और उससे क्या हो रहा है, कहीं पे जो है वो सुनामी आ रही है, कहीं पे जो है वो भूकंप ज़्यादा आ रहा है, कहीं पे जो है वो बाढ़ आ रही है, कहीं पे जो है ड्रॉट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, कहीं पे जो है कितनी सारी जो है वोल्केनोज जो हैं वो डिज़ास्ट्रस बने पड़े हैं. तो ये सारे जो क्लाइमेट का चेंज है वो इशू का क्या है कि हम खुद ही अपने क्लाइमेट को ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं कि जो नेचर है वो भी जो है हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा रही है. ऐसी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल ज़्यादा हो गए हैं, एडवांस ज़्यादा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गए हैं, कमर्शियल इतने ज़्यादा हो गए, बिज़नेस ओरिएंटेड और बिज़नेस माइंडेड इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के लिए नेचुरल इन्वायरमेंट को डिप्लीट करके जो फ्यूचर में जो उसकी कॉस्ट अगर हम प्रेजेंट वैल्यू उसकी निकालें तो बहुत ज़्यादा जो है वो उसके आंकड़े आएंगे और आगे जाके जो है ये बहुत दिक्कत वाली और बहुत मेन इशू बनने वाला है. इसलिए जो है क्लाइमेट पॉलिसीज़ जो हैं वो ड्राफ्ट की गई हैं और आगे जाके उनको इम्प्लीमेंट करना भी, अगर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करेंगे तभी वो इकोनॉमिकली वायबल होगा किसी भी कंट्री के लिए. अदरवाइज़ the country which is not following that climate policies and good environmental impacts, then it will go beyond the boundaries. मतलब वो country exist ही नहीं कर पाएगी. So this is the main issue. Next, political dimension of climate change. अब last third dimension है political dimension of climate change. मतलब politics में जो हम अब जैसे country to country politics है, political environment है, उसमें climate change का क्या impact है. So climate change creates injustices in who caused the problem, who is suffering worst and first, and who is taking action. Power between nations and social groups
derives unequal disaster risk and the compounded vulnerabilities of poor people and nations, and has led to gridlock in United Nations negotiations. The course reviews social and political dimensions of local and national adaptation efforts, media dynamics, collective and individual denial, and the rise of climate social environment. Politically भी अगर ये इशू है, ये पूरे के पूरे वर्ल्ड इशू है, ये एक सिंगल कंट्री का इशू नहीं है क्लाइमेट चेंज का, ये पूरे के पूरे वर्ल्ड लेवल पे इशू है। और ये पॉलिटिकली इतना ज़्यादा जो है वो डोमिनेट हो रहा है कि सपोज़ कोई कंट्री है, वो इस क्राइटेरिया में अगर वो डोमिनेंट हो जाएगी तो बाकी कंट्रीज़ को जो है वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेगी। ठीक है जी, बिकॉज रिसोर्सेज उतने ही हैं, नेचर वही है सबके लिए, वही सन है सबकी, सारी कंट्रीज़ के लिए एक ही सन है, सनलाइट सब ने सन से ही लेनी है। अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर पॉलिटिकल डायमेंशंस को हम ये करें कि अब सोलर एनर्जी है, सो अगर इंडिया इतना सक्षम नहीं हो पाएगा सोलर एनर्जी को एक्सप्लॉयट करने के लिए, यूटिलाइज़ करने के लिए, या विंड एनर्जी को यूज़ करने के लिए, ऑन दी अदर हैंड अगर यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी जो है वो उससे जो है वो रिप्लेसमेंट कर देता है बाकी सारे रिसोर्सेज को, तो उसकी इकोनॉमिकली या उसकी पॉलिटिकली जो है वो बैकग्राउंड साउंड दिखेगी, और उसके कंपैरेटिवली जो इंडिया की बैकग्राउंड है या आने वाले किसी भी कंट्री जो मतलब पॉलिटिकली उसको हमारे जो क्लाइमेट चेंज को एज अ अपॉर्चुनिटी, पॉलिटिकली साउंड अपॉर्चुनिटी लेके नहीं चलता है, उसके लिए जो है ये अभिशाप बन जाएगा। सो वी शुड हैव द कैपेबिलिटी ऑफ यूजिंग आर नेचुरल रिसोर्सेज एज अ बोन, ठीक है जी, एज अ बोन एंड ब्लिस, कि उसको अभिशाप की तरह ना यूज़ करें, उसको बोन की तरह लें। एंड जो वनरेबिलिटीज़ हैं, कंपाउंडेड वनरेबिलिटीज़, मतलब ये होता है कि अब पुअर को मतलब 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा, और जो रिच है वो दैट इज़ गेटिंग मोर एंड मोर रिच डेली, डे बाय डे। सो ये भी डिसइक्विलिब्रियम जो है वो क्रिएट करता है, एंड जो है वो पूरी इकोनॉमिकली भी आप कह सकते हैं या पॉलिटिकली भी कह सकते हैं कि ये एक डिसइक्विलिब्रियम को जो है वो जनरेट करता है। So, the human emissions of billions of tons of gases known to trap heat in the atmosphere is a massive experiment on the systems that support our species. Species का मतलब होता है जो डिफरेंट प्रजातियां हैं, एनिमल्स की, प्लांट्स की, इंसेक्ट्स की, क्रिएचर्स की, वो स्पीशीज़ अनडेंजर्ड हो चुकी हैं कि हम इतने सारे वी आर डूइंग एमिशंस ऑफ बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ गैसेज और CO2 एंड अदर टॉक्सिक गैसेज इन द एनवायरनमेंट, दैट इट इज़ massively we are exploiting or endangering the species of different creatures. So human civilization has developed in a remarkably stable period of global temperature and precipitation, but the climate impacts are rising and projected to get worse in the decades ahead. हम क्या कर रहे हैं, अगर हम सारे एक कॉमन गोल लेके चलें, पूरे के पूरे कंट्रीज़, कोई भी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, एक कॉमन गोल लेके चलें, वो गोल होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, सस्टेनेबिलिटी का, कि अब भी हम जो है नेचर को अच्छे से यूज़ करें, नेचुरल रिसोर्सेज को, और आगे जाके भी अपने जनरेशन्स के लिए जो है उसको बचा के कंजर्व करके रखें। तभी जो है वो पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी और सोशली भी जो है वो क्लाइमेट चेंज एक अपॉर्चुनिटी की तरह हम ले सकते हैं। अदरवाइज़ जो है वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं, एक थ्रेट की तरह जो है वो हम सब के लिए बन के रह जाएगा। सो दिस इज़ अ मेन इशू, डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। सो इस तरह से आज की वीडियो में हमने सब कुछ कवर कर लिया। जल्दी से लाइक के बटन को दबाइए, लाइक करें हमारी वीडियो को। ये सब टॉपिक जो है दैट इज़ इन दी पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, सब टॉपिक का नाम है क्लाइमेट चेंज, इट्स सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस। तो बहुत डिटेल में कर लिया हमने, ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो वीडियो मैं लेके आऊँगी वो नेक्स्ट सब टॉपिक के लेके आऊँगी। सो जो मैं फॉलो कर रही हूँ, ये सिलेबस को फॉलो कर रही हूँ, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का जो है 1 बाय 1 सब टॉपिक्स जो है क्रोनॉलॉजिकली ऑर्डर में, सीक्वेंशियल ऑर्डर में, सिलेबस के अकॉर्डिंगली, UGC पेपर 1 सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैं फॉलो कर रही हूँ। तो इसका जो नेक्स्ट सब इस टॉपिक्स के अगला जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी, ठीक है जी। और इसके अलावा इस चैनल के ऊपर UGC नेट पेपर 1 के 5
जो है यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं एज पर द कंप्लीट सिलेबस ऑफ यूजीसी पेपर 1, दैट इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीटली जो है वो ख़त्म हो चुका है। चैनल के ऊपर मैंने करवा दिया है। प्लेलिस्ट में जाइए, इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा एक आइकन बना हुआ है, उसको क्लिक करेंगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड की सारी फुल फ्लेज वीडियोस जो हैं, फुल फ्लेज कोर्स जो है वो खुल जाएगा एज़ पर द सिलेबस। उसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड फुल फ्लेज हो चुका है, प्लेलिस्ट में उसका भी आइकन बना हुआ है, उसको भी क्लिक करेंगे तो रिसर्च एप्टीट्यूड की सारी जो है सिलेबस वाइज क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर में वीडियोस खुल जाएंगी। ठीक है जी। उसके बाद फिर मैंने कराया कम्युनिकेशन, वो भी प्लेलिस्ट में है कंप्लीट एज पर द सिलेबस। उसके बाद मैंने कराया आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वो भी प्लेलिस्ट में जो है एज इट उसका फोल्डर बना हुआ है। क्लिक करेंगे सारी के सारी आईसीटी फुल फ्लेज अकॉर्डिंग टू सिलेबस खुल जाएंगे वीडियोज़। उसके बाद मैंने कराया हायर एजुकेशन, वो भी एज़ पर 100% जो है कंप्लीट सिलेबस कराया है। सो अब उसके बाद मैं करवा रही हूँ, अब जो सीरीज़ चल रही है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की चल रही है, जिसमें अब तक आज तक 50% जो है वो सिलेबस पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का भी कंप्लीट हो चुका है और 50% रह गया है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगी नेक्स्ट सब टॉपिक की। ठीक है जी। और इस चैनल के ऊपर बाकी भी बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे कि यूजीसी नेट पेपर 2 ज्योग्राफी फुल फ्लैज चल रही है क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर में एज़ पर द सिलेबस। उसके बाद यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी चल रहा है इस चैनल के ऊपर, एंड जो है सीटेड पीटेड एनवीएस केवीएस की सोशल साइंस सीरीज चल रही है क्रोनॉलॉजिकली। सो हर जो भी कोर्स हम करा रहे हैं दैट इज़ अप टू द सिलेबस ऑफ द डिफरेंट कोर्सेज। ठीक है जी। कुछ भी हम एक्स्ट्रा नहीं करा रहे हैं और सिलेबस का कुछ भी छोड़ भी नहीं रहे हैं। सो ये 100% आपके लिए फुल फ्लेज कंप्लीट एजुकेशनल हब है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें इस चैनल को, ताकि नीडी स्टूडेंट्स को 100% फ्री जो है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो क्वालिटी एजुकेशन मिल सके एंड पूरे इंडिया में थ्रू आउट ये चैनल जो है फ्लरिश करे। एंड कोई भी आपको नोट्स, एक्स्ट्रा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, स्टडी मटेरियल खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कोर्स बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस चैनल को देखें, सारी वीडियोस जो हैं 1 बाय 1 जो है एक्सप्लोर करें। आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है थ्रू दैट दीज वीडियोस दैट कैन बी 100% कंप्लीट, राइट। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय फॉर नाउ।